हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा का क्या वैल्यू है और मुद्रा के बारे में समझते क्या है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जो है अपने यहाँ जो मुद्रा बन का जो सृजित किया करता है या उसके जो केंद्रीय बैंक है मुद्रों की छपाई करती है, तो क्या वैल्यू है मुद्रा मुद्रा का, इसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आरबीआई द्वारा जो रेट जारी किए जाते हैं, जैसे कि आपने कई बार न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में देखा होगा कि CRR इतना परसेंट है, जैसे कि 4.5% है। और फिर SLR हम देखते होंगे कि SLR क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, बेस रेट क्या है। इन सारी चीज़ों को समझा जाएगा इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल, यहाँ से पेपर सीधे तौर पे आते हैं, प्रश्न आते हैं यहाँ से सीधे तौर पे। और आपने प्रीवियस पेपर जो लगाए होंगे तो जान ही रहे होंगे, और बाकी प्रीवियस पेपर से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको भी यहाँ पर कराया जाएगा सेशन के बाद, है ना। तो हम शुरू करते हैं कि मुद्रा। देखिए, मुद्रा क्या है। जैसे जो रुपए पैसे हैं आपके पास रखे होते हैं, अभी भी आपके जेब में जो होगा रुपए नोट होंगे, है ना। तो क्या है रुपए, मुद्रा जिसे कहते हैं, इसका क्या वैल्यू है। आपको मैं अगर ले चलूँ 1,000 साल पहले, तो आप देखेंगे 1,000 साल पहले, है ना, या उससे भी पहले जाइए, तो आप देखेंगे कि मुद्रा उस समय तो नहीं थी। इस तरह के पूरे विश्व में ही जो है मुद्रा का सृजन तो हुआ ही नहीं था। कोई भी देश मुद्रा वगैरह कैसे यूज़ करता था। हाँ, हो सकता है कि कोई सोने वगैरह के सिक्के वगैरह जारी करते होंगे राजा महाराजा, आप इतिहास पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, पर वो इतने साल पहले तो वो भी नहीं होगा। तो उस समय लोग क्या करते थे, कि व्यापार तो उस समय भी होता ही था। जैसे कि हम सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं अपने यहाँ, बेहतरीन सभ्यता रही है विश्व की, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने पढ़ा होगा। तो सिंधु सभ्यता में तो कितना डेवलप सभ्यता रही, आपने इतिहास में देखा होगा। तो उस समय भी जो है विनिमय की क्या आधार था। विनिमय मतलब कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को देना, है ना, यही होता है विनिमय, मतलब एक्सचेंजिंग होता है। जैसे कि आपको अगर किसी वस्तु की अगर ज़रूरत है, आप मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं या अन्य कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ पे करते हैं जिससे आप खरीद रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं आप, तो फ्लिपकार्ट पर क्या करेंगे, आप पेमेंट करते हैं, है ना। 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आईफोन ले रहे हैं तो लाख रुपए तक है, तो आप उसका पे कर रहे हैं, तो क्या है, विनिमय कर रहे हैं आप, है ना। दूसरी बात, उस समय के टाइम में तो ये रुपए वगैरह थे नहीं, तो लोग क्या करते थे कि मान लीजिए कोई वस्तु ले रहे हैं, उसके जगह पे क्या किए, उनके पास जो सरप्लस वस्तु है, जैसे कि चावल हो गया या गेहूँ हो गया, आटा हो गया या अन्य तरह के अनाज हो गए, इसके अलावा और भी कोई वस्तु है, वो लोग क्या करते थे उसको अ, उसका मतलब वो विनिमय करते थे। जैसे कि उनको मान लीजिए उनको कपड़े चाहिए तो कपड़े लेते थे, उसके जगह पे चावल वगैरह देते थे। और ये उस समय चले जा छोड़ दीजिए, आप पहले भी अगर इलाज किए होंगे, अगर आप गाँव में अगर बिलोंग करते हैं या और कहीं अब दोस्तों के यहाँ गए होंगे गांव वगैरह में, देखा होगा आपने कि बहुत पहले, अब तो हर जगह ये सब अब चीज़ें नहीं देखने को मिलता है। आज से 15-20 साल पहले हम लोग के टाइम में, हम लोग गांव से हैं तो हमने गांव में देखा है कि साइकिल से आता था एक व्यापारी, छोटा व्यापारी आता था और आपके घर पे आता था। तो जैसे कि हर एक माल होता है कि हर एक चीज़ों को 10 रुपये 20 रुपये में देता था, मग्गा बाल्टी ये चीज़ें वगैरह देता है। या महिलाओं के जो श्रृंगार के वगैरह के लिए जो सामान वगैरह होते हैं वो वगैरह जो लेके आता था, तो वो क्या करता था उसके लिए, जैसे कि आपका घर में आपकी माँ हो या आपकी दादी हो, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा या गेहूँ कुछ दे देते थे। उसके जगह उसके आधार पे मान लीजिए अगर एक साड़ी का वैल्यू वो कह रहा है कि 10 किलो चावल उसको चाहिए, तो आप 10 किलो चावल लोग देते थे, एक साड़ी मिल जाता था। तो ये क्या था, ये एक तरह का विनिमय प्रणाली तो थी, लेकिन इसको इसको नाम दिया, इसको कहा जाता था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, है ना। इसको कहते थे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। तो इसमें इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो मतलब वस्तु से ही व्यापार होते थे, एक तरह का व्यापार ही तो है ना। लेकिन धीरे धीरे जब पूरे विश्व में और भारत में भी जब अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, तो आप सोच के देखो कि ये पॉसिबल नहीं है वस्तु से विनिमय करना, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर अभी आपको कहा जाए कि आपको मॉल में जाना है, टी शर्ट कपड़े, टी शर्ट जीन्स शर्ट, या आपको अन्य और भी कपड़े लेने हैं, मेल के कपड़े या फीमेल के कपड़े जो भी आपको लेने हैं, तो अब क्या, आप कंधे पर लाद लीजिए, 20 किलो चावल लेके चले जाइए, वो गेट पे एंट्री भी नहीं करने देगा, है ना। तो ये तो अब व्यवस्था भी है भी नहीं
तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लीजिए अगर उसको आवश्यकता ही नहीं है चावल की, तो ज़बरदस्ती ऐसे थोड़ी ले नहीं लेगा नहीं ना, वो कैसे आपको देगा किसी चीज़ को। तो इसलिए ये बड़े अर्थव्यवस्था में पॉसिबल नहीं है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, है ना। इसके अलावा और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपको, मान लीजिए देश के अंतर्गत में जो है करेंसी है ही नहीं, है ना। अभी हमें बार्टर एक्सचेंज से ही व्यापार करना है, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही हमें काम करना है। वस्तुओं को हमें खरीदना और बेचना है। तो मान लीजिए आपके पास चावल है, आपने 10 किलो या बहुत ज़्यादा चावल अपने यूज़ इस्तेमाल करने से ज़्यादा चावल आपने रखा है अपने पास, है ना। तो अब आपको अगर कपड़े चाहिए तो आप तो वैसे व्यापारियों को ढूंढेंगे ना जिसको चावल की आवश्यकता हो। ये तो बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। 10 लोग हों तो अब चलिए, अब 10 लोगों के घर पर जाकर पूछ लीजिए, हाँ आपको चावल चाहिए क्या, मेरे कपड़े चाहिए था, उनके यहाँ पूछ लीजिए। अब 10,000 होंगे तो कैसे पूछेंगे, जब तक आप पूछेंगे तब तक तो आप बूढ़े हो जाएंगे, है ना। तो ये समस्या है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया से पूछ ले, अरे ये भी पॉसिबल नहीं भाई, 10,000 की बात करें, फिर करोड़ों सवा करोड़ की बात देख लो, है ना। तो सवा करोड़ लोग पूछेंगे क्या, ये पॉसिबल नहीं है ना, किसी भी तरह से प्रैक्टिकल तो है ही नहीं है। तो इसमें महत्व आता है मुद्राओं की, है ना। ऐसे मुद्रा जो नोट आप देखते होंगे, कोई खास उसका कीमत नहीं है अगर आरबीआई उस पर अदा करने का प्रॉमिस ना करे। देखिए जो नोट होता है ना, उस पर आप देखते हैं लिखा होता है 10 रुपये 20 अलग नोट पे, उस पर लिखा होता है आरबीआई या गवर्नर का सिग्नेचर होता है, और उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का प्रॉमिस करता हूँ, है ना, लिखा रहता है। मतलब वो प्रॉमिस करता है, अगर वो प्रॉमिस करते वहाँ पे लिख दिया जाए कि मैं धारक को 10 रुपये का अगर नोट है उस पर लिख दिया जाए कि मैं धारक को, अगर अभी गवर्नर लिख दें कि मैं धारक को 10 रुपये देने को आप प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिए, तो कोई लेगा ही नहीं नोट, है ना। और दूसरा जो है, अगर कोई व्यक्ति आपसे अगर नोट नहीं ले रहा है ना, मान लीजिए कोई भी 10 रुपये का भी नोट हो, 100 का हो, 1000 2000, जो भी, 1000 तो है ही नहीं, 2000 का भी नोट हो, तो अगर वो कोई व्यक्ति ले नहीं रहा है नोट आपसे, तो आप तो उसके प्रति लीगली आप जा सकते हैं ना, कोर्ट कचहरी में जा ही सकते हैं, क्योंकि वो एक इलीगल, अगर नहीं ले रहा तो इलीगल काम कर रहा हो, है ना, वो कानून ब्रोक कर रहा है। तो ये जो है, ये तो हो गया। देखिए ये है करेंसी का वैल्यू, है ना। तो करेंसी का क्या योगदान है बाज़ार में, इसको हम समझ रहे हैं कि बाज़ार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, राष्ट्र में, है ना। तो जो केंद्रीय बैंक हैं ये करेंसी बना का मतलब छपाई करती हैं। अब 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक तरह से समझिए, जब आगे बताया जाएगा आगे भी और चीज़ें, कि 1 रुपये भले जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्रालय है, वो छपाई तो करता ही है, मतलब वो तो जारी करता है 1 रुपये के सिक्के, लेकिन वो भी एक प्रावधान देखा जाए तो मतलब एक तरह का ऑर्डर होता है सरकार का, लेकिन इसमें सब काम आरबीआई ही करती है। तो कोई भी केंद्रीय बैंक ही ये जो है जो करेंसी है उस करेंसी को जारी करती हैं, है ना। तो करेंसी का ये महत्व है, आप, मेरी उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। और देखिए अभी मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, आप पैसे जमा कराते हैं, है ना, पैसा जमा कराते हैं, कब आप रुपए कब जमा कराते हैं बैंक में, या तो कहीं कहीं भी आपको भेजना है, या आप जो खर्च करते हैं, है ना, जो आप खर्च करते हैं पैसे, उससे आपके जो ज़रूरत है उससे सरप्लस आपके पास पैसे हैं, उन पैसों का बैंकों में जमा करा देते हैं। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग उस पैसों को क्या करते थे, अपने पास ही रखा करते थे, है ना। तो अपने पास जो रखते थे पैसे, तो उससे तो कुछ, अब पैसा मान लीजिए अपने पास रख लिया जाए, आप अपने पास मान लीजिए 10,000 रुपये रख लीजिए, और अगले साल निकालिए बक्से से, या अपने जो भी अलमारी है अलमीरा से निकालिए, तो ऐसा तो है नहीं एक 10,000 रुपये है जो 11,000 रुपये हो गया होगा, नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर पक्का है, अगर आप बैंक में जमा करा दें तो वो ज़्यादा ज़रूर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो ब्याज मिलता है। तो इसमें जो है करेंसी से ही, अब करेंसी है, एक तो हम करेंसी का वैल्यू समझ रहे हैं कि कैसे, अब उस करेंसी का वैल्यू बढ़ गया, तो कौन दिया, तो ये बैंक दिए। तो जब बैंक दिए, करेंसी का वैल्यू में क्या है, ब्याज ऐड करके दे दिया आपको, तो अब करेंसी से ही आपको रुपए से भी रुपए का सृजन हो रहा है ना। तो ये करेंसी, ये भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 अब चावल वगैरह रख लेते, अपने पास 10 किलो चावल रख लेते, तो क्या वो 11 किलो चावल थोड़ी ना हो जाता है ना, या बैंक में जमा कराते अब चावल, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, उसे क्या हो गया, पूरा चावल ख़राब करा दिया तुमने। अब ठीक है, पीछे वो टच करता रहूँ ना, ये ऐसे अब कर दिया करोगे, है ना। वो भावना में बह जाता हूँ ना, वो एग्जांपल दे देते बच्चों को, समझ, मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे समझ नहीं रहे, तो मेरे को और एग्जांपल देना पड़ता है।
तो आप ये एडिट करोगे ना बीच में, तो मैं फिर शुरू करता हूँ। यहाँ शुरू करना है ना? नहीं नहीं, मतलब कि अभी ये जो लाइन बीच में आ गया तो वहाँ से है ना, वहाँ से कर लेना। करो। तो जैसे कि मान लीजिए आप चावल अपने यहाँ रखते हैं, है ना? 10 किलो चावल, 100 किलो चावल अपने यहाँ रख लीजिए। तो वहाँ से ऐसा तो है नहीं कि वो 100 किलो चावल आपका 200 किलो चावल हो जाए, या 110 किलो चावल हो जाए। चावल तो नहीं बढ़ेगा ना रखे रखे, है ना? या ऐसा है नहीं कि आप बैंकों में जमा करा दे। चावल तो बैंक में जमा हो नहीं सकता, कहाँ रखेगा बेचारा बैंक वाला? मान लीजिए सबके घर से चावल ले लेके 10 किलो इनसे, 20 किलो उनसे चावल ले लेकर रखता जाए, स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे भी अभी तो किसानों के द्वारा जो भी सरकार जो एमएसपी के आधार पे जो अनाज खरीदती है, उसको रखने के लिए सरकार के पास व्यवस्था ही नहीं है उस तरह से। कोल्ड स्टोरेज की समस्या है। साथ ही साथ किसानों को सरकार अभी कोल्ड स्टोरेज मुहैया सही से नहीं करा पाती, उनका अनाज जैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो ये तो बैंक्स हैं, इनकी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर बैंक ये सब काम करेंगे तो बैंक थोड़ी ना होंगे वो। अनाज बैंक क्या करेगा बेचारा? वो अब वो लोन थोड़ी ना देगा चावल में, लीजिए लोन, इससे शुद्ध ब्याज लौटा दीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या है कि ऊपर ऊपर से ये खराब भी हो जाएगा। तो इसमें करेंसी का महत्व है। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान में आपको चावल की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सरप्लस चावल है, आपने उसको बेच दिया, है ना? लेकिन जिसके पास चावल है ही नहीं खाने को, वो तो लेगा ना, लेकिन उसके पास पैसे हैं, वो नौकरी कर रहा है। एक किसान है, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई किसान है, वो किसान की खेती करता है, उसके पास अपने ज़रूरत से ज़्यादा अनाज हो रहे हैं। अब वो अनाज क्या कर रहा है कि 100 किलो या 100 टन, हम कहते हैं ज़्यादा अनाज का बड़ा किसान है, 100 टन अनाज जो है वो उपजाता है। उसमें से 50 टन अनाज वगैरह उसके पास सरप्लस होता है, बाकी अपने इधर उधर देने होने के बाद, यूज़ करने के बाद, है ना? तो अब उतना 50 टन अनाज जो है वो अब क्या करेगा उसको? जिसको आवश्यकता है, कई हज़ार लोगों को जो खरीदना चाहते हैं, वो जो नौकरी में है ना, तो वो तो खरीदेंगे ना। तो जब वो खरीदेंगे तो उनको उनकी आवश्यकता है, तो उनसे वो बेच देगा। अब पैसे वो उसको ले लेगा। अब वो पैसों क्या करेगा? बैंक में जमा कराएगा या अब अन्य कार्य करेगा। उस पैसे रहेंगे तो हो सकता है विदेश जाए और भी काम करे। अब 50 टन जहाज़ में लाद के, अब तो ये जाएगा नहीं ना बाहर विदेश में घूमने के लिए, टूर पे जाने के लिए। तो ये सब समस्या इसे समझ सकते हैं ना। पैसों को बैंक में जमा करा सकता है, जो पैसे उसे मिलेंगे, तो एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी हो जा रही है और समस्याएं भी हो जा रही है। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए समस्याएं हैं, ये भी समस्या सॉल्व हो गई। तीसरी बात ये है कि मुद्राओं से देखिए, रखने की समस्याएं नहीं है, है ना? एक जगह आप रख सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं। अब तो 2000 का नोट, है ना? अब तो आप 2000 का नोट आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 1 लाख की बात किया जाए तो 2000 के नोट से देख लीजिए, 50 नोट होंगे, 1 लाख रुपए। ऐसे सुनने में तो आपको, जैसे कि पहले के ज़माने में अब उतने बड़े बड़े नोट नहीं थे, तो लोगों को 10 लाख रुपए ले जाने होते थे, तो 50, 100, 500 ये ले जाते कितने कितने हो जाते थे नोट, है ना? लेकिन अब तो देखिए 2000 का नोट है। तो अब मान लीजिए अगर सिक्के ही सिर्फ होते तो फिर तो वो अभी लॉकडाउन में अपने ये समस्या से जूझा होगा। होता क्या था कि नोट वगैरह तो बड़े बड़े नोट समाप्त हो गए, 50 और 100 के। ऊपर से जो 100 रुपए के नोट वगैरह जो रहे वो भी अ, उसकी भी मतलब कमी हो गई हमारे इकोनॉमी में। अब समस्या हो गया, बैंकों के पास सिर्फ सिक्के पड़े। अब जाइए आप पैसे निकालिए, 10,000 रुपये निकाल लीजिए, फिर आप लेकर आइए, उसको रिक्शे पर लदवाइए, उसके लिए अलग से रखिए लेबर, वो लाद के लाएंगे, फिर ले आइए घर पे, फिर उसको चलाते रहिए। ये समस्या आ गई थी। उसी तरह से मान लीजिए अगर सिक्के भी जब नहीं थे, करेंसी थी ही नहीं, तो फिर ये कितनी प्रॉब्लम होती होगी, है ना? तो इसलिए ये योगदान दिखता है यहाँ पे। कई तरह के फ़ायदे हैं मुद्राओं के बारे में, है ना? अब देखते हैं बार्टर एक्सचेंज। आपको बता दिया हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसी को बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते थे। तो ये आप अब नहीं भूलेंगे मेरे ख्याल से, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या है। हम पढ़ रहे हैं मुद्रा बैंकिंग को, वित्तीय प्रणाली पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत में ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? देखिए, मुद्रा करार को बता दिया गया है, आप अच्छे खासे समझ चुके हैं। ये ये बैंकिंग सिस्टम द्वारा ये जो मनी क्रिएशन होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे हो, क्या मतलब है इसका। ऐसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। अगर जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर देखिए, बैंकिंग मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम, है ना? देखिए, मनी क्रिएशन कैसे करती है बैंक। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बैंकों के पास जो है अपने कुछ एसेट होते होंगे, है ना? कुछ लायबिलिटीज होती होगी। जब हम लोग मनी क्रिएशन की बात करते हैं ना, तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि बैंक जो है खुद ही मनी क्रिएट करती हैं। बैंकों का काम क्या है? एक तो मदद करती है हमारी इकोनॉमी में, हमारे जो उद्योग हैं,
हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो रुपए का जो लिक्विडिटी का इस एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसमें योगदान देती हैं, है ना। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलने में मदद करती हैं, और भी कई तरह कार्य पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। तो मनी क्रिएशन कैसे करती है? अब मान लीजिए कि अब बैंक में, मान लीजिए कोई एक बैंक है, उसमें 100 रुपये जमा किए जाते हैं, है ना। तो 100 रुपये बैंक में जमा किए जाते हैं, तो बैंक क्या किया कि उसमें से 50 रुपये जो है किसी व्यक्ति को लोन दे दिया। अब वो व्यक्ति जो है 1 साल के लिए उसके पास लोन उसने दे दिया। अब वो व्यक्ति जो है 50 रुपये में से वो 50 रुपये का लोन दे दिया। अब लोन लेने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी है, वो व्यापार करता है, या उद्योग है, उद्योगी है, कोई उद्योग करने वाला है, या एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत है। तो वो व्यवसाय करने के बाद जो है बैंक को 5% के हिसाब से भी देखा जाए तो 55 रुपया लौटा रहा है ना। कितना? 60 रुपये लौटाएगा ना, 55 जो भी है उसको ऐड करके देखें तो वो 55 रुपये लौटाता है ब्याज की दर से। अब जो 5 रुपये बैंक के पास आया, अब वो 5 रुपये इकोनॉमी में बढ़ गया ना। बैंकों ने क्या किया? मनी क्रिएशन कर दिया। 5 रुपये उसने क्रिएट कर दिया बैंक। ये तो काम बैंक का, भले ही उद्योगी ने दिया था, लेकिन लोन मुहैया तो उसने कराया था, बैंक ने कराया था ना, आप तो उसको पैसे देने गए नहीं थे, है ना। तो अब इकोनॉमी में 5 रुपये और आ गए, तो ये क्या किए? बैंक ने मनी क्रिएशन कर दिया। या आप किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं, है ना। अब फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है? आप एक टाइम के बाद जाइएगा, 2 साल बाद जाइएगा लेने के लिए। ऐसे आप तो लेने का अभी भी कभी भी ले सकते हैं, एक फ़ाइन लगता है, और आप अपनी फिक्स्ड जो है फिक्स डिपॉजिट तोड़वा सकते हैं। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर बैंक के पास आप 2,000 रुपये जमा करा दिए, या 10,000 में आगे चलते हैं, अभी तो 2,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट शायद नहीं होता हो। 10,000 रुपये आपने जमा करा दिए बैंक में, तो 10,000 रुपये अब बैंक वालों को तो मालूम है ना कि आप पहले तो आइएगा नहीं, 2 साल के पहले, 2 साल का एफडी है, आप तो 2 साल के बाद आइएगा ना। तो बैंक वाले ने उस 10,000 रुपये को कहाँ, किसी को ऐसे व्यक्ति पे को दे दिया जो व्यवसाय करना चाह रहा है, उसको नेसेसरी है। अब वो व्यक्ति ले अपने पास रखा 10,000 रुपये, उससे क्या किया? व्यवसाय किया। अब 10,000 रुपये में 11,000 रुपये ब्याज के साथ बैंक को लौटाया 1.5 साल बाद। आपको जब 10,000 रुपये आपको चाहिए था, उसके पहले बैंक ने 1,000 रुपया क्रिएट कर चुका है हमारे इकोनॉमी में। तो क्या किया बैंकों ने मनी क्रिएशन कर दिया। इसके कारण, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, है ना। तो बैंक ये जो है मनी क्रिएशन करते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बैंकों के कुछ एसेट होते हैं, कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, है ना। अब एसेट क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि एसेट क्या होता है। हिंदी में उसको कहते हैं आस्तियाँ, है ना। एसेट और एक होता है लायबिलिटीज़। ये दोनों बारे हम समझते हैं कि क्या होती है ये एसेट। देखिए, एसेट वो मदें होती हैं ना जो बैंकों का अपना होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे कि बैंक के पास अपने जो फर्नीचर है, बैंकों का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स हैं, बैंकों का जो अपना ज़मीन है, जो प्लॉट्स है, जो उसका अपना है ना। इसके अलावा जो कुर्सियां हैं बैंकों के अंतर्गत, जहां आप जाते हैं बैठते हैं, या उसके जो अपने कंप्यूटर हैं, सिस्टम है, ब्रॉडबैंड है, स्क्रीन, मीटिंग के लिए कई तरह के उसमें डिजिटल स्क्रीन लगाए हैं, अन्य और भी सारी चीज़ें जो वहाँ आपको दिखता है ना बैंकों के अंदर। तो ये सब जो है बैंकों के एसेट हैं, है ना। अपने आपके पे एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अपना फ़ोन है, आप अपने से ख़रीदा है, आपके पास अपनी कॉपी है, पेन है, ईयरफोन है, आपके पास अपना टेबल है, आप बाहर कहीं रहते हैं तो सारे सामान में रखे हुए होंगे, है ना। ये सब आपके एसेट हैं, ये आपका है ना। इस पर आप किसी दूसरे का हक नहीं है, इस पर आपका ही हक है, ये आपका है। तो ये क्या है? ये एसेट है आपका, समझ गए। तो उसी तरह से बैंकों का जो है ना, बैंकों का जो है अपना जो एसेट, जो कई तरह की चीज़ें होती हैं, फर्नीचर वगैरह जो होती हैं, ये आप डिफिनीशन पढ़ें, आपको समझ में आएगा। तो ये सब एसेट होता है। इसमें एसेट में देखिए क्या होता है। एसेट इक्वल, आप समझ लीजिए, रिजर्व और लोन्स। अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए एसेट जो है बैंकों के पास आप गए, बहुत लोगों ने गया बैंकों के पास, पैसे कुछ जमा करा दिए, है ना। अब जो पैसे जमा हुए हैं वो जो सेविंग अकाउंट में हो या करेंट अकाउंट में जो भी पैसे जमा हुए हैं, तो बैंकों का क्या है? एसेट है। हाँ, देना तो है, लेकिन एक समय के बाद देना है ना। जब 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 डिमांड बढ़ेगा तो उसको दिया जाएगा। जैसे एनडीटीएल बताएंगे अभी आपको कि एनडीटीएल क्या होता है। तो उसमें एक होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होता है ना, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो लेकिन जब ज़रूरत होता है तो ये सब
तभी तो उसको विड्रॉ करेंगे आप बैंक से, लेकिन तब तक तो बैंक के पास ही है। इसके अलावा आप देखिए, एक तो रिजर्व होता है, और वो भी विड्रॉ करने उससे अच्छा है, जैसे कि विड्रॉ करेंगे वो तो चलो ठीक है, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार जो सीआरआर या एसएलआर वगैरह जब अभी बताऊंगा, उसके अंतर्गत भी ये लोग क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं अपने पैसे, है ना, कुछ परसेंट ये लोग रखने का अनिवार्य है। तो वो जो रिजर्व है इनका एसेट है। इसके अलावा देखिए और क्या है, इसके अलावा देखिए लोन्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बैंक ने लोन दिए हुए 1 करोड़ रुपए का। अब 1 करोड़ जो रुपए जो है उसको फिर दोबारा वापस तो मिलेगा ही ना, 2 साल 3 साल 4 साल बाद जो भी मिलेगा वो 1 करोड़ रुपया मिलेगा उसको, वो क्या है, उसका एसेट है। तो एसेट क्या है, एक तो रिजर्व्स हो गए और दूसरा क्या हो गया, लोन्स हो गए, एक बैंक के रूप फॉर्म में देखा जाए तो। इसके अलावा जो भी इसके पास अपने रिजर्व्स के अंतर्गत में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो अब रिजर्व में, वो सभी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बात एग्जाम्पल में दिया हूँ ना, फर्नीचर वगैरह, उसका अपने बिल्डिंग्स वगैरह, वो सब आ जाएगा किस में, रिजर्व में आ जाएगा। अब देखो लाइबिलिटीज़ क्या है। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, जिसमें देनदारियाँ कर्म के ऋण होते हैं अथवा जो उसे अनु को देना है। देखिए लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि मान लीजिए बैंक ने जो है लोगों के पैसे जमा करा लिए हैं, बैंक ने जो लोगों के पैसे जमा कराए हैं तो वो तो देना है ना। मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट आपने कर दिया बैंक के पास, लेकिन 2 साल के पास उसके पास रहा, है ना। तो 2 साल के पास उसने रहा, लेकिन जब वो 1 साल 2 साल बाद उसको जो मिलेगा बैंक को, मतलब मान लीजिए बैंक के पास 2,000 रुपये जमा करा दिए गए और फिक्स डिपॉजिट आपने करा दिया, 2,500, 2 साल बाद उसको 2,500 मिल जाए, बैंक को मिलेगा। कैसे कि मिलेगा, मान लीजिए 2,000 रुपये किसी व्यवसाय को दे दिया, व्यवसाय करने के लिए, तो वहाँ से मान लीजिए 2,500 बैंक को देता है ब्याज के साथ, तो 500 रुपये तो उसको एसेट हो ही गया, क्योंकि वो तो लौटाना नहीं है ना उसको, लेकिन 2,000 रुपये जो है वो तो लौटाना पड़ेगा ना वो व्यक्ति को। तो वो क्या है, उसका लाइबिलिटीज़ है, देनदारियाँ हैं, मतलब देना है उसको। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सेविंग्स अकाउंट में जमा कराते हैं पैसे, तो अभी ले उसको निकाल सकते हैं, तो भी देनदारियाँ हैं, है ना। तो जो चीज़ देना पड़े ना आने वाले समय में बैंक को लौटाना पड़े, वो देनदारियाँ हैं। जो उसका अपना है लौटाने नहीं या लेना है, जो अपना है किसी को दिया हुआ उसको वापस मिलेगा, वो क्या है, एसेट है। एसेट मुझे लगता है एसेट और लाइबिलिटी आप समझ चुके होंगे। आगे हम देखते हैं कि सीआरआर के बारे में। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ये देखिए लाइबिलिटीज़ क्या है। लाइबिलिटी क्या है, डिपॉजिट्स, सीधे यहाँ समझिए आप। जो डिपॉजिट्स आपने किया हुआ, बैंक में गए, फॉर्म भरे, 10,000 रुपये आपने जमा करा दिए, क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच गए थे तो हमने जमा करा दिए, तो अब वो क्या है, लाइबिलिटीज़ है, क्यों, उसको जमा दोबारा वापस करना है। बैंकों को जो है ना, हमारे यहाँ पे एक बार देख लीजिए, नेटवर्थ जो बात करते हैं, नेटवर्थ क्या फ़ायदा है, तो एसेट जो है उसमें से लाइबिलिटी जो माइनस कर देते हैं तो नेटवर्थ निकल जाता है ना। जो यहाँ माइनस अस्तियों में से देनदारियाँ माइनस करते हैं, यहाँ पे छूट गया है। देखिए एसेट जो है, बैंकों का जो अपना एसेट है, जो अपना धन है, उनका अपना जो अस्तियाँ हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए जो लाइबिलिटी हमें लौटाना है। जो बचेगा वो क्या है, नेट वर्थ है, उनका अपना नेट धन है उनका। बैंकों का एक बैलेंस शीट होता है। बैंक हर अपने 1 साल 2 साल जो भी उनका अपना टाइमिंग है फाइनेंशियल ईयर, उसमें अपना क्या करती है कि बैलेंस शीट तैयार करती है। जैसे कि आप जब आपको एनपीए वगैरह पढ़ाया जाएगा, तो एनपीए वगैरह पढ़ाया जाएगा तो उसमें अब देखिएगा कि बैंक जो है अपने बैलेंस शीट क्लियर करती रहती है। आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार वो अपना बैलेंस शीट, जब एनपीए ज़्यादा दिन तक हो जाता है ना, जैसे कि बहुत सालों तक लगता है कि अब नहीं निकलने वाला है, तो फिर क्या करती है बैंक कि अपना बैलेंस शीट को क्लीन करती है। तो ये बैलेंस शीट होता क्या है, इसमें देखिए बैलेंस शीट में एक तरफ होता है लेफ्ट साइड में एसेट दिखाया जाता है और दूसरी तरफ होता है लाइबिलिटी दिखाया जाता है। अब एक तरफ मान लीजिए एसेट है, मान लीजिए उसने रिजर्व कितना रखा है, 100 रुपये। जैसे कभी बताया ना, जो रिजर्व होता है वो एसेट होता है बैंकों का, है ना। तो जो बैंकों का जो रिजर्व होता है वो एसेट होता है, और जो डिपॉजिट्स है वो क्या है, लाइबिलिटीज़ है ना। तो मान लीजिए 100 रुपये रिजर्व है, टोटल कितना हो गया, 100 रुपये रिजर्व, मतलब टोटल इसके एसेट 100 रुपये, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। रिजर्व कितने, 100 रुपये, तो टोटल एसेट होगा 100 रुपये। और लाइबिलिटी देख लीजिए, लाइबिलिटीज़ मान लीजिए जो डिपॉजिट किया गया है 100 रुपये किया गया है, तो इसमें जो टोटल लाइबिलिटीज़ है ये 100 रुपये है। नेट वर्थ की बात कर लीजिए, मान लीजिए क्यों, क्योंकि इसलिए नेट वर्थ 0 आ गया, क्योंकि एसेट जो है, जो एसेट है मतलब जो रिजर्व है, जो एसेट है वो भी 100 रुपये है, और यहाँ भी जो है डिपॉजिट जो किया गया लाइबिलिटी वो भी 100 रुपये है। तो मान लीजिए 100 में से 100 माइनस करिएगा ना, तो 0 ही तो होगा। यहाँ पे देखिए 0, तो 0 ही तो होगा। तो इसलिए जो है नेटवर्थ यहाँ पर 0 आपको शो हो रहा है, देख लीजिए। तो ये तो हो गया बैलेंस शीट, है ना। तो बैलेंस शीट कुछ ऐसा नहीं है, बैंकों का अपना एक
एक साल का अपना जो लेखा जोखा उनका होता है वही है। आगे हम देखते हैं CRR वगैरह बारे में देखते हैं हम लोग क्या क्या है। ये चीज़ आप पढ़ेंगे CRR के बारे में, चीज़ें आप देखें क्या क्या होता है। देखिए CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो है ना। RBI क्या करती है कि मान लीजिए बहुत सारे बैंक है देश के अंदर, अब वो क्या करे कि 100 रुपये आपने जमा कराया, कोई व्यक्ति जो है 100 रुपये बैंक में जमा कराता है, और उस 100 रुपये में से बैंक ने क्या, कोई बैंक है वो क्या किया कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए 100 रुपया पूरा का पूरा जो है लोन में दे दिया, है ना। 100 रुपये जो है पूरे लोन में दे दिया किसी व्यक्ति को, और मान लीजिए जो व्यक्ति ने 100 रुपये जमा कराया है वो वापस कुछ दिन बाद वापस अपने 100 रुपये लेने आ गया, तो फिर वो कैसे देंगे? वो तो लोन में दे दिया है। अब लोन वाला क्या हो सकता है कि वो नहीं जमा करे, NPA घोषित हो जाए, फिर आप उसको कैसे लौटाएंगे? या दूसरे तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए 10 लोगों ने क्या कि मान लीजिए गांव है, उसमें एक छोटा सा बैंक है और उसमें 10 लोग हैं सिर्फ गांव में। 10 लोगों ने 100 रुपये जमा कराते हैं, 1000 रुपये जमा हो गया बैंक में। अब बैंक वो क्या करता है कि उस 1000 रुपये को किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देता है, और वो 1000 रुपये से कुछ भी रिजर्व नहीं रखता है, पूरे पूरे पैसे क्या करता है, लोन दे दिया। अब वो जब वो 10 लोगों को ऐसा लगा कि 10 लोग पूरे पूरे एक साथ आ गए, 10 लोग एक साथ आ गए अगर अपने अपना विड्रॉ करने बैलेंस, तो फिर तो बैंक रन हो जाएंगे ना। बैंक कहाँ से, फिर वो उसके पास पैसे तो है ही नहीं। तो इस समस्याओं को समाधान के लिए RBI ने कुछ गाइडलाइंस तैयार किए थे, है ना। कुछ रिजर्व वगैरह रखने की प्रावधान करता है RBI के गाइडलाइंस के अनुसार। ये जो CRR हम पढ़ेंगे, जो SLR पढ़ेंगे, ये क्या एक तरह का कर्तव्य है बैंकों का, है ना, ऑब्लिगेशंस है, ये विनियामक ऑब्लिगेशंस है बैंकों का। जो भी कमर्शियल बैंक है देश के अंदर, जितने भी कमर्शियल बैंक है, मतलब PNB बैंक हो गया, SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, जितने भी बैंक आप देखते होंगे कमर्शियल बैंक, वो सब के लिए ये नियम लागू होता है। तो जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, इसके अंतर्गत जो है बैंक क्या करते हैं, अपने NDTL का, अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है। देखिए NDTL क्या होता है, एक बार देख लें आप। NDTL इसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, है ना। तो इसके अंदर क्या करता है कि बैंक, जो कमर्शियल बैंक, वो क्या करते हैं कि अपने NDTL का, CRR के अंदर बता रहा हूँ कि CRR के अंदर जो है बैंक क्या करते हैं, बैंकों का भी ये नियम है, उनका एप्लीकेशन, उनका कर्तव्य है कि वो अपने NDTL का कुछ हिस्सा जो है, कुछ % अपने बैंक के पास, RBI के पास रख देते हैं, रिजर्व रखते हैं। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अभी वर्तमान में 4.5% जो है CRR है ना। CRR कितना है अभी वर्तमान में? अभी CRR देखिएगा, ये है 4.5%, आई थिंक इतना ही है। तो इतना परसेंट अपने NDTL का 4.5% जो है वो RBI के पास जमा करा देते हैं। क्यों कराते हैं कि भाई जब देखा जाएगा तुम्हारे पास कोई समस्या जब होगी, कि ऐसा होगा कि तुम्हारे पास करेंसी क्रंच हो गया, है ना, जो भी पैसे आपके पास जो है पैसे ही ख़त्म हो गया आपके पास, उसकी समस्या आ गई, तो उस समय हम हैं, RBI कहती है कि हम हैं, ठीक है, जो आपके पैसे यहाँ पे पास जमा होंगे, जमा आप करा रहे हैं, जो आपके पास रखा हुआ, उस समय आपको दिया जाएगा जब समस्याएं होंगी, तो है ना, एक तरह से ये जमा कराता है। तो एक तो हो गया RBI के पास CRR। अभी NDTL आपको बताऊंगा कि NDTL के अंदर क्या क्या होता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज क्या क्या होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, देखिए, डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटी, बताऊँगा इसको क्या क्या होता है। उसके बाद होता है SLR, है ना। SLR क्या है, देखिए CRR के बारे में और चीज़ें होगा, आप पढ़िएगा, बुक से देखें आप, और देखिए ये सब बता दिया हूँ आपको, कुछ छूट रहा हो तो बताएं। अब हम देखते हैं कि SLR क्या है ना। SLR को कहते हैं, देखिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में कहते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऐसे याद कर लें। SLR का फुल फॉर्म, कई बार आप फुल फॉर्म भूल जाते होंगे।
तो ये होता है SLR का भी सेम वही बात है। थोड़ा डिफरेंस क्या है कि एक तो RBI जो है, मतलब जितने कमर्शियल बैंक है ये भी एक ऑब्लिगेशन है इनके लिए, कमर्शियल बैंकों के लिए, कि वो अपने जो NDTL है उनका, उस NDTL का लगभग मतलब अभी वर्तमान में जो SLR है 18% है ना, NDTL का 18% है। तो इसमें जो है बैंक जो है लगभग 25% तक जो है RBI तय कर सकती है, लेकिन वर्तमान में 18% ही है अभी। कि वो करते क्या है, कहती है कि काम करो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, तुम्हारे पास जितना भी जो NDTL है तुम्हारा, उनमें से पहले एक काम करो तुम, पहले तो CRR में तुमने अलग मेरे पास जमा करा दिया। कितने जमा करा दिए? 4.5% मेरे पास जमा कराया, ठीक। अब उसके बाद क्या करो, 18% जो है अपने NDTL का वो अपने पास ही रखो, है ना। उसको अब लोन नहीं दे देना, वो धन जो है, वो लाइबिलिटीज जो है वो अपने पास रखो, कि जब समस्या ज़्यादा होगा, जैसे कि एक बार जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे अपना विड्रॉ करने के लिए, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसलिए वो कहती है, बैंक क्या करती है SLR के अंदर, कहती है कि अपने NDTL, कमर्शियल बैंक जो है वो अपने NDTL का 18% अपने पास ही रखें उस धन को। तो ये आप समझ गए होंगे CRR क्या है और SLR क्या है। CRR फिर दोबारा बताता हूँ। CRR में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपने NDTL का कुछ हिस्सा RBI के पास जमा कराते हैं, और SLR के अंतर्गत जो कमर्शियल बैंक है अपने NDTL का कुछ हिस्सा अपने पास ही रखना उनके पास अनिवार्य है। ये रखना ही रखना, ये RBI के गाइडलाइंस के अंदर, है ना। ओके, अब देखिए 25 से 40% तक रख सकता है, सॉरी उसमें मैंने शायद, और वो भी ये जो है, ये जो SLR जो है ये नॉन कैश के रूप में रखा जाता है। ऐसा अभी देखिए वर्तमान में क्या है कि नॉन कैश के मतलब एक लिक्विडिटी फॉर्म में रखा जाता है। लिक्विडिटी फॉर्म में ऐसा होता है जो जैसे कि सोने वगैरह में या किसी बॉन्ड गवर्नेंस सिक्योरिटी जो होता है उसमें रख सकते हैं। अभी सरकार ने क्या किया है कि सरकार कोशिश करती है कि बैंकों को, कि देखो बैंक तो अपने हिसाब से कुछ भी तय कर सकती है क्या रखना चाहती है, लिक्विडिटी में कुछ भी रख सकती हैं, लेकिन को भगवान सॉरी गवर्नमेंट का ये रहता है कि कोशिश, गवर्नमेंट का कोशिश रहता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही रखे उसको, है ना। जैसे सरकार क्या करती है, एक बॉन्ड वगैरह बनाती है और उसको बैंक वगैरह खरीदते हैं। उस पर क्या होता है कि बैंकों को कमाई भी होती है, उस पर सरकार जो है बैंकों को कुछ हिस्से भी देती है ना। तो ये होता है SLR। CRR और SLR समझ चुके होंगे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको बता ही दिया। अब एक होता है बैंक दर। इसके पहले मैं NDTL आपको बता दूं। देखिए NDTL, इसको एक बार समझ लिया जाए कि NDTL क्या है। देखिए क्या बताया था अभी आपको, देखिए इसको बताया था नेट। नेट मतलब हमेशा होता है टोटल, मतलब कि जो प्लस करना है माइनस करना है वो सब कर लीजिए पहले, उसके बाद बताइए, है ना। जो आपके खर्च हैं, जो आपके नुकसान हो रहे हैं, जो डेप्रिसिएशंस हो रहे हैं आपको, जैसे कि आपके यहाँ कर्मचारी हैं, कर्मचारी को देने के लिए जो बैंक, तो बैंक जो है कर्मचारी को तो कुछ पैसे देता है। उसके बाद जो जो जिस बिल्डिंग में रहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसमें डिप्रिसिएशन तो होता ही रहता है, टूटने फूटने की प्रक्रिया तो हर चीज़ में होनी ही होनी है। तो उसमें जो निवेश करता है उसको माइनस, वो सब चीज़ें माइनस करने के बाद तब नेट, इसीलिए नेट किया जाता है। द नेट डिमांड, नेट डिमांड, नेट डिमांड लाइबिलिटीज, और दूसरा है नेट, देखिए नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग इसको आपको कर ले, एक काम करो, इसे करता हूँ मैं। फुल फॉर्म तो आपको पिछले स्लाइड में बता ही दिया हूँ, इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि एक होता है, देखिए डिमांड लाइबिलिटीज, डिमांड लाइबिलिटीज, और दूसरा होता है टाइम लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज। देखिए डिमांड लाइबिलिटीज में आप देखेंगे कि जितने भी आप सेविंग अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं, है ना, सेविंग अकाउंट में जो पैसे हमने डिपॉजिट कर दिया वो क्या है, डिमांड लाइबिलिटीज है। या करेंट अकाउंट हो आपके पास, है ना, करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, तो जो भी आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं
जो हो सकता है आप कभी भी जो है कस्टमर हो कभी भी आकर पैसे निकाल सकता है बैंक से, एटीएम से जाकर पैसे निकाल सकता है, या अब तो यूपीआई वगैरह आ गया उससे पैसे ट्रांसफ़र करा सकता है ना। तो ये जितने रुपए हैं जो जो पैसे हैं बैंक में जमा है, ये क्या है, ये सब है डिमांड लाइबिलिटीज। तो डिमांड क्यों है, क्योंकि उसकी वो डिमांड है, वो जब भी जरूरत पड़ेगा कस्टमर आके निकाल सकता है। तो ये याद होता है डिमांड लाइबिलिटीज। एक होता है टाइम लाइबिलिटीज। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए इसके अंदर होता है फिक्स डिपॉजिट जो किया जाता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें टाइम की बात करिए, नाम ही है इसका टाइम लायबिलिटी। मतलब कि जब कोई व्यक्ति अगर पैसे जमा करा रहा है, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट करता है 10,000 रुपये का, 2 साल के लिए करता है, तो अब बैंक को इतना मालूम है कि ये व्यक्ति अब 2 साल बाद ही तो आएगा ये, है ना। तो क्या ये एक तरह का मतलब कि टाइम लायबिलिटी में आएगा ये, है ना। तो ये एक टाइम के बाद ही आएगा व्यक्ति लेने, इसलिए इसको टाइम की बात की जा रही है। फिक्स डिपॉजिट जो होता है टाइम की बात की जाए, टाइम पे होता है ना, तो इसलिए ये टाइम लायबिलिटीज में आता है। आप समझ गए होंगे, है ना। तो जब एनडीटीएल किया जाता है ना, तो इसी में ही टाइम लायबिलिटीज और डिमांड लायबिलिटीज, ये दोनों में को ऐड करने के बाद जो जितने एसेट होते हैं बैंक के पास, जो लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटीज जो होता है कमर्शियल बैंकों के पास, उसके एनडीटीएल की बात की जाती है। अब इस चैप्टर में आप जब भी आगे पढ़ेंगे ना, उसमें हमेशा जब दिखाया रहेगा कि रेपो रेट इतना % है, रिवर्स रेपो रेट इतना % है, बैंक रेट सरकार ने इतना रखा है, तो ये सारी चीज़ें जो है अब एनडीटीएल को देख के किया जाता है ना। बैंक रेट थोड़ा अलग चीज़ हो गया बैंकों को लोन देने के लिए, लेकिन ये सब जो है सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सरकार तय करती है कि मान लीजिए जैसे कि रेपो रेट है, तो एक रात के लिए जो कमर्शियल बैंक है, बैंक को आरबीआई से कितने एक रात के लिए 1% तक ही एनडीटीएल 1% तक ही ले सकती है। ऐसे कई तरह के नियम है ना। तो इन चीज़ों को हम एनडीटीएल आप समझ चुके हैं, मैं ऐसा करता हूँ। और ये हो गया एनडीटीएल। अब इसके ही हम लोग जो है परसेंटेज वगैरह आगे देखेंगे, तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की बात एनडीटीएल है क्या, है ना। आप समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है। देखिए बैंक रेट क्या होता है, अन्य कई तरह के रेट के अलावा आरबीआई से, जो ये आरबीआई बैंक रेट बनाती है, क्या करती है बैंक रेट पे कि आरबीआई अपने ग्राहकों को लोन देती है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कमर्शियल बैंक लेके रहे, नहीं। जैसे कि आरबीआई से आप देख जानते होंगे या नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ कि आरबीआई से जो है सरकार भी पैसे लेती है। केंद्र सरकार जो है, सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने पैसे लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई से पैसे लेना हो सरकार को तो सिर्फ लोन ले सकते, ऐसा नहीं है। जो 2019 में बीमन जलन कमेटी जो आई थी, है ना, बीमन जलन एक्सपर्ट कमेटी जो थी बनी थी 2019 में बनी थी, जो एक समस्या आ गया था कि आरबीआई के पास जो सरप्लस हो रहा है, जो सरप्लस थे, तो उसमें वो सरकार को ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है, थोड़ा एक विवाद बना हुआ था उस बीच में। तो बीमा जलन कमेटी बनी थी, वो क्या करी कि उसने एक कई तरह के नियमन बनाया। बीमा जलन कमेटी ने सिफारिश की सरकार को, जिसमें 1.36 करोड़, वह 1.36 लाख करोड़ रुपए जो है लगभग, आई थिंक इतना ही था, अबाउट में लगभग में डेटा है, डेटा पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो 1.36 लाख करोड़ रुपए जो है आरबीआई ने बैंक को आरबीआई ने जो है सरकार को ट्रांसफ़र किया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो भी सरप्लस होता है, जो बैंकों का फ़ायदा होता है, आरबीआई को जो फ़ायदा होता है, उसमें हिस्सेदारी तो है ही सरकार की। इसके अलावा भी कई बार जो है सरकार को अपनी जो आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं पैसों की, तो सरकार क्या करता है, सरकार करती है आरबीआई से पैसे लेती है। तो वो आरबीआई पैसे किस रेट पे देगी भाई, अब आरबीआई पैसे देगी भी तो बैंक ही है, केंद्रीय बैंक है। और वैसे भी देखिए बैंक है लेकिन सरकार का है, मानते हैं कि सरकार का हिस्सा, सरकार का सबसे ज़्यादा शेयर है इसमें, तो एक तरह का सरकारी ही बैंक है, केंद्रीय बैंक है। तो लेकिन फिर भी अगर वो आरबीआई जो है ना, जब उसके हिस्सेदारी से ज़्यादा पैसे जब देती है केंद्र सरकार को, तो उस पर क्या करती है, लोन लेती है। तो वो तय करके रखती है, उसको कहा जाता है बैंक रेट। समझ गए होंगे। केंद्रीय बैंक ही, केंद्र सरकार ही नहीं लेती है सिर्फ लोन, जो राज्य सरकार हैं, बिहार सरकार, यूपी सरकार, उड़ीसा सरकार, भारत जितने राज्य हैं सभी राज्यों के जो सरकार हैं वो भी लोन लेती हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो भी आरबीआई से लोन लेती हैं। तो वो बैंक रेट पे लिया जाता है। बैंक रेट से पे क्यों दिया जाता है, बैंक रेट जो होता है ना लगभग हमेशा ऊंचा रहता है, और अन्य रेट के अलावा अन्य रेटों से ज़्यादा ऊंचा रहता है। तो इससे जब ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है सरकार को ना, जब उसको लगता है कि नहीं अब ज़्यादा ज़रूरत है, अब कहीं से नहीं हो पा रहा है, तब वो आरबीआई से लेती है पैसे। तो ये होता है बैंक रेट। इसके अंतर्गत आप देखे होंगे, आप पढ़िए
लॉन्ग टर्म के लिए होता है। देखिए जब एक होता है तो शॉर्ट टर्म, आरबीआई या और भी बैंक जो होते हैं एक तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप सबसे ही समझ पा रहे होंगे। जब शॉर्ट टर्म के लिए बात की जाती है, जैसे कि ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए लोन, या एक वीक के लिए लोन, या 3 डेज के लिए लोन, एक महीने का के लिए लोन, है ना, इस तरह हो गया शॉर्ट। और मान लीजिए किसी को कहा जाए कि लोन जो आरबीआई दे दी है 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए दे दी, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म। जब आपको रेपो रेट लॉन्ग रिवर्स रेपो रेट बताया जाएगा, पढ़ाऊँगा आज तो इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा इस बात को। तो आप देखेंगे लॉकडाउन जब समस्या वही थी, तो एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो गए पूरे। तो सरकार चाह रही थी कि इसको और अच्छा से किया जाए कि राष्ट्र में जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत हो और दौड़ना शुरू हो जाए अर्थव्यवस्था का। तो इसमें जो है आरबीआई ने बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए और ये सारी चीज़ें और जैसे कि बैंकों की स्थिति सुधारने, कमर्शियल बैंक जो है उनकी स्थिति सुधारने के लिए, अर्थव्यवस्था को और अच्छा करने के लिए लॉन्ग टर्म रेपो रेट ला दी, है ना, LTRO। आप पढ़ा, बताऊंगा आगे क्या है LTRO। तो लॉन्ग टर्म रेपो रेट ला दी। उसी तरह से इसीलिए इसका नाम है, ये जो बैंक रेट है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब जो बैंक रेट पे पैसे लेगी सरकार, तो ये नहीं कि कल दे देगी परसों दे देगी, नहीं, वो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जो भी है उस टाइम से देगी, है ना। तो ये तो हमारा आज के लिए ये क्लास रहा। देखिए आगे के हम क्या करेंगे कि इसमें तो हमने जो चीज़ें महत्वपूर्ण था ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में हम नेक्स्ट लेक्चर में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके साथ साथ बेस रेट क्या है वो देखा जाएगा। उसके और जो टर्म आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको भी बताया जाएगा। और जो प्रश्न प्रीवियस पूछे गए हैं या ऐसी आशा है कि वो प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को भी बताया जाएगा आपको, है ना। उस प्रश्न में यहाँ जैसे कि और लेक्चर मैंने कराया हुआ है प्रश्न को, उस प्रश्नों को भी कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही।